हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर हम किसी डाइपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, यही हमें इस टॉपिक में बताना है। जैसे बच्चों, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और हमने एक डाइपोल को जो है बच्चों यहाँ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है थीटा एंगल पे रख दिया जाए तो उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यही हमें बताना है। तो बच्चों देखो, ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है बच्चों, ये पी होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और उसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इन दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम डाइपोल को रख देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल की कितनी होती है ये हमें बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से एंगल पे इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो हमारे लिए देन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। देखो बच्चों, ये जो डाइपोल होता है ना, एक ऐसा भी एंगल होता है जहां पे इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और वो एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री। जैसे यहां पे अभी ये थीटा एंगल बन रहा है ना, ये बच्चों क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे कर दूं, इस तरीके से रख दूं 90 डिग्री के एंगल पे, तो देन बच्चों इस डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है। तो ये आपका एजम्पशन है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपका एनसीईआरटी कहता है। आपका एनसीईआरटी आपको ना एक फ्रीडम देता है। देखो क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी। आपका एनसीईआरटी कहता है, देखो, देयर इज ए फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो। वो ये कह रहा है कि आपको एक फ्रीडम होता है कि आप एक ऐसा एंगल चूज कर सकते हो जहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेनी होती है एंड द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो वो कह रहा है वो जो एंगल होता है वो पाई बाय टू होता है। समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों, अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख देता हूं, पाई बाय टू पे रख देता हूं, तो उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ये आपका एजम्पशन है। एजम्पशन क्या बच्चों, इसे प्रूव भी किया जा सकता है। तो देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो बच्चों देखो, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो पता चल जाए कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो तब हमारे लिए इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान हो जाता है बस, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि इस डाइपोल को अगर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इसका डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल पे अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ऐसा एनसीईआरटी बोलता है कि देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो एंड द एंगल इज पाई बाय टू, ठीक है। तो एक फ्रीडम है आपको कि आप एक ऐसा एंगल चूज कर सकते हो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और वो एंगल एनसीईआरटी कह रहा है पाई बाय टू ही आपको लेना है, ठीक है। तो ध्यान बच्चों, इसे जो है ना प्रूफ भी किया जा सकता है। पता कैसे प्रूफ किया जा सकता है? देखो, मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो बताना है। सबसे पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, इसे प्रूफ भी किया जा सकता है। देखो, मान लो ये मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस डाइपोल को यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊंगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से लाऊंगा और उस वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा। वही वर्क डन क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ऐसी तो निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डाइपोल को यहाँ बाहर इन्फिनिटी में रख दिया, इस जगह में रखा हुआ है और हम क्या करेंगे बच्चों, इसे अंदर लाएंगे। अब देखो बच्चों, यहां पे जैसे आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप ऐसे कोई वर्टिकल लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हो ना, तो उस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इतना आपको पता होगा। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे भी हर जगह, इस लाइन में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो वी है मान लो, तो इस पॉइंट में भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो डाइपोल है बच्चों, इस डाइपोल को एक्सटर्नल एजेंट की मदद से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है और इस पॉइंट तक लाना है। इन दोनों चार्ज को, इस चार्ज को एक साथ लाना है यहां तक। तो इस वाले चार्ज को भी हमें इस पॉइंट तक लाना है जहां पे का पोटेंशियल v है, इस वाले चार्ज को भी यहां तक लाना है जहां पे का पोटेंशियल v है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो बच्चों, दोनों को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन भी सेम होगा,
क्योंकि हम सेम पोटेंशियल पे ला रहे हैं दोनों को, और दोनों का चार्ज भी सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों चार्ज भी सेम है और दोनों पॉइंट के पोटेंशियल भी सेम है, तो दोनों को यहां से लेकर के यहां तक लाने में वर्क डन भी सेम होगा। बस बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में पॉजिटिव वर्क डन होगा, इस नेगेटिव चार्ज को यहां तक लाने में नेगेटिव वर्क डन होगा, बस इतना ही अंतर है। देन हमें बच्चों उस वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में आपका पॉजिटिव 20 जूल का वर्क डन लगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को लाने में आपका नेगेटिव 20 जूल का ही वर्क डन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो देन बच्चों दोनों वर्क डन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वही क्या होगी, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों का वर्क डन भी सेम आ रहा है, बस एक का पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, एक का नेगेटिव आ रहा है, तो देन दोनों को जोड़ने पे हमें वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बच्चों इसे प्रूफ भी कर रखा है, देखो यहां पे ये लास्ट में इसे प्रूफ कर रखा है, ठीक है, कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। ओके ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो एक चीज आप समझ गए हैं कि किसी भी डाइपोल को अगर हम ऐसे रख देते हैं बच्चों, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखो चलो इसे करते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि कंसीडर ए डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इस डाइपोल को जो है बच्चों थीटा एंगल पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये हमें गिवन है। देन कह रहा है देन ए डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ओके सही बात है, किसी भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं बच्चों, तो उस डाइपोल में टॉर्क लगने लग जाता है, मतलब वो डाइपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है। अब ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल का टॉपिक बच्चों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल का टॉपिक पहले देख लेना। ठीक है, तो किसी भी बच्चों किसी भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो डाइपोल में टॉर्क लगने लग जाता है, तो उस टॉर्क की वजह से डाइपोल क्या करता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां रखा हुआ है तो इसके अंदर रोटेशन करने की टेंडेंसी आ जाती है, ऐसे ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें एक फोर्स इधर लगने लगती है और एक फोर्स ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगती है इधर। देखो इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है और इस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इस फोर्स की वजह से बच्चों ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा ना, इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो रोटेट कर रहा है टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, देन ए डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो ये टॉर्क डाइपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगेगा, विच विल टेंड टू रोटेट इट, जिसकी वजह से ये रोटेट करने लगता है। अनलेस P इज पैरेलल टू E, P का मतलब डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों ये जो रोटेट करेगा ये तब तक ही रोटेट करेगा जब तक कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ना हो जाए। तो बच्चों ये कब तक रोटेट करता है, ये सिर्फ यहां तक रोटेट करता है। देखो जैसे ये यहां पे है ना, तो अगर यहां पे आपने रख करके इसे छोड़ दोगे तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा और यहां पे आकर के रुक जाता है। क्योंकि बच्चों ये वाली जो पोजीशन होती है ना इसकी, ये वाली पोजीशन इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, तो यहां पे आकर के ये रुक जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इस तरफ होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो जब दोनों के दोनों पैरेलल हो जाते हैं ना, यानी ये रुक जाता है, और यही इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन भी होती है। ठीक है, तो देन बच्चों वो यही कह रहा है कि डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करेगा, विच विल टेंड टू रोटेट इट अनलेस डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू ई। तो जब बच्चों ये डाइपोल यहां पे आ जाता है तो डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा है देयरफॉर टॉर्क इज गिवन बाय। तो बच्चों इस टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता रखा है, मैंने ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं टॉर्क का, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क ऑन डाइपोल जो होता है वो होता है आपका डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फाइनली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है पी ई साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। ठीक है, पी ई साइन थीटा, तो ये क्या है आपका टॉर्क है। टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होता है बच्चों, ये होता है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसी कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उसके अमाउंट ऑफ रोटेशन का अगर हमें पता करना है तो उसके लिए टॉर्क हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस किसी भी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाती है। ओके, समझ में आ रहा है। देन बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बच्चों हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन, बस मैं 50 बार आपको बता चुका हूं बच्चों। जैसे इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना ना, तो बस हमें यह बताना है कि कितनी एनर्जी से हमने इस डाइपोल को जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है, वो एनर्जी हमें बतानी जिस एनर्जी से हमने इसे बाउंड कर रखा है यहां पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं बाय द एक्सटर्नल टॉर्क।
एक एक्सटर्नल टॉर्क की मदद से हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हमें एक वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट। अब जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये θ0 θ1 भी लिखा हुआ है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, मतलब ये इनिशियल एंगल है या फाइनल एंगल है। ये वो वाला एंगल है जिस एंगल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, और ये वो वाला एंगल है जिस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसीलिए इसे θ0 लिखा हुआ है। और ये θ1 मतलब इस एंगल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो θ1 हमें क्या लेना है, थीटा लेना है, क्योंकि हमें इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, और ये θ0 है, तो θ0 बच्चों क्या है, π/2 है। तो मैंने आपको कहा था 90 डिग्री के एंगल पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे नहीं बताया था मैंने कि 90 डिग्री के एंगल पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, डायपोल को पहले 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, अब फिर उससे 90 डिग्री से या थीटा एंगल तक का उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। वो 90 डिग्री के एंगल पे है पहले, फिर 90 डिग्री यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब डायपोल 90 डिग्री पे होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब वो θ1 = थीटा पे पहुंच जाएगा ना, जब वो थीटा पे पहुंच जाएगा देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ये लिमिट यहाँ पे लगेगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे डायपोल यहाँ पे है, तो डायपोल यहाँ पे होगा ना, तो डायपोल तो ऐसे रोटेट करने लगेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट करने में उसने किसी एनर्जी की वजह से ही तो रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इस वर्क डन को ऐसे भी इस तरह, मतलब जैसे मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट की मदद से क्या करना है बच्चों, इसे ऐसे तेजी से नहीं भागने देना, इसे हल्के हल्के आगे बढ़ते रहने देना है, हल्के आगे बढ़ते रहने देना है, और इसके वर्क डन को कैलकुलेट करते रहना है कि कितना वर्क डन लग रहा है इसके यहां तक पहुंचने में। समझ में आ रहा है? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से आप क्या करो, ऐसे वर्क डन करो, इसका वर्क डन कैलकुलेट करो, इस तरफ भी, चाहे आप इस तरफ करो चाहे आप इस तरफ करो, कोई सा भी वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे आप इस वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तो जितना ये वर्क डन आएगा ना, उतना ही वर्क डन ये वाला भी आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये पता करना है कि यहां इनिशियल से यहां फाइनल तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क डन से हम क्या करेंगे बच्चों, इस डाइपोल को जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाउंड करके रख पाएंगे। ठीक है, तो वही क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकालेंगे बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो बच्चों ये जो डी डब्ल्यू होता है, ये जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे बच्चों वर्क डन बाय फोर्स, एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, अगर डी डब्ल्यू निकालना है, छोटा सा वर्क डन निकालना है। उसी तरीके से बच्चों अगर छोटा सा वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल टॉर्क अगर निकालना है, तो बाय एक्सटर्नल टॉर्क जो वर्क डन होता है फोर्स की जगह में आ जाता है टॉर्क, यहाँ पे डॉट क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था ना, वर्क डन बाय फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट आता है, वर्क डन बाय टॉर्क के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो ये डॉट है, तो डॉट टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा भी हो जाएगा, लेकिन बच्चों फाइनली हम इसे टॉर्क डी थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो थीटा जो आएगा ना यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है, कॉस 0 डिग्री तो 1 ही होता है, सबको पता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे डी डब्ल्यू की जगह में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो जो W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये θ0, ये इनिशियल पोजीशन है टॉर्क की इतने एंगल पे, और ये फाइनल पोजीशन है, सॉरी इनिशियल पोजीशन है डाइपोल की, ये θ0 जहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, और ये इतने एंगल पे उसकी फाइनल पोजीशन है जहाँ पे हमें क्या बताना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो ये टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो PE sin θ होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin θ, तो टॉर्क की जगह में आ जाएगा PE sin θ। P क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और ये डी थीटा को एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों ये P और E तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और देन फाइनली साइन थीटा डी थीटा एज इट इज इस इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। फिर इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस PE को लिखेंगे, और ये जो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होता है, इस साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका, देन ये लिमिट यहीं पे आएगा और ये अपर लिमिट यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, इतना इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो आता होगा। तो देन बच्चों इसे हमने वहाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे,
देन इसे क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू ये P इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल मोमेंट है। देन बच्चों क्या करेंगे, इस नेगेटिव को यहाँ पे लिखेंगे, इस थीटा की जगह में बस थीटा 1 लिख देना है, कॉस थीटा 1। फिर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद नेगेटिव पुट करते हैं, फिर यहाँ पे नेगेटिव कॉस थीटा, इस थीटा की जगह में थीटा 0 पुट कर देते हैं बस, तो नेगेटिव कॉस थीटा 0, ठीक है। फिर आगे से सॉल्व करो, ये पी ई नेगेटिव कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 0। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू ई डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉजिटिव को पहले लिख दो और इस नेगेटिव को बाद में लिख दो। समझ में आ रहा है आपका? अब देखो बच्चों, ये आपका थीटा 0 क्या है, π/2 है। ये आपका इनिशियल एंगल है जिस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पहले ही बता देता हूं, वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं से हम वर्क डन कर रहे हैं, यहां से यहां तक का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, ये इनिशियल से फाइनल तक का। इस एंगल पे तो हमें थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा पे तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना डायपोल की। ये क्या है, इस थीटा पे ही तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इसकी, ठीक है। तो ये थीटा 1 थीटा ले रखा है मैंने, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू तो थीटा आएगी। देन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो थीटा 0 है ना, थीटा 0 की जगह में क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। थीटा 0 की जगह में π/2 लेंगे, ये मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते हुए आया हूं कि थीटा 0 आपको π/2 लेना है, ठीक है। क्योंकि π/2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। देन ये माइनस कॉस थीटा 1 की जगह में थीटा आ जाएगा। इसी थीटा एंगल पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देन बच्चों पी ई, और ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो माइनस कॉस थीटा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो 0 है आपका। तो यही क्या है बच्चों, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे किसी भी थीटा एंगल पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है नेगेटिव पी ई कॉस थीटा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे अगर आपको डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन बच्चों आपको ये फॉर्मूला फिर भी नहीं भूलना, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। बोर्ड में फिर भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, डेरिवेशन ही आएगा बोर्ड में कभी भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते। फिर भी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करा दूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है, अब इसका यूज क्या होता है, देखो इससे रिलेटेड फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो उसने क्या किया, जैसे मान लो ये डायपोल को ऐसे रखा हुआ है हमने, ठीक है, ये आपका डायपोल है मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये आपका डायपोल है, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये थीटा 0 एंगल बन रहा है, ठीक है, ये थीटा 0, ये इनिशियल एंगल है। मतलब डायपोल का भी मान लो ऐसे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। फिर हमने क्या किया, डायपोल को थोड़ा सा हमने घुमा दिया ऐसे, ये घुमा दिया। तो हमने ये जो घुमाया है, अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, थीटा 1 एंगल बन रहा है। पहले थीटा 0 फिर थीटा 1, तो पहले ये थीटा 0 पे था, अब थीटा 0 से इसे हमने ऐसे रोटेट किया, कुछ वर्क डन किया, और ये अब ये थीटा 1 पे आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीटा 0 से थीटा 1 तक लाने में कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन आप इसी फॉर्मूले से तो कैलकुलेट करोगे, P इंटू ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1, इसी से तो कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है? फाइनली बच्चों, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर ये इनिशियल जो ये एंगल है ना, ये अगर 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री पुट करो। ये तो 90 डिग्री पे तो हमें पता ही है ना कि डायपोल को अगर 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ 90 लिया था, ताकि हमारा किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमारा निकल जाए। पर ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, कहां पे मिनिमम होती है और कहां पे मैक्सिमम होती है। कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, कहां पे मैक्सिमम होती है। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 0 तो कहां पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होती है ना। ये तो अभी हम प्रूफ कर देंगे। देखो इससे, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट 90 डिग्री में होंगे तो देन बच्चों उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। देखो फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो अगर आपने 90 डिग्री पे किसी डायपोल को रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कॉस ये 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको मैंने बोला तो था कि 90 डिग्री के एंगल पे रखने पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब दूसरा बच्चों, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रख दें, अब ये थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल।
देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने यहां पे ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें जो एंगल बनता है 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो देन बच्चों यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी ई कॉस थीटा, तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये थीटा की जगह में आ जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पी इंटू ई आएगी। तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहां पे तो 0 आ रही थी, लेकिन यहां पे तो नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि यहां पे ये सबसे ज्यादा मिनिमम होती है। बच्चों जब भी आप किसी डाइपोल को ऐसे रख देते हो ना, इस तरीके से रख देते हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रख देते हो, मतलब उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए, देन बच्चों इस डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। जीरो मतलब जीरो तो एक अलग केस है बच्चों, लेकिन नेगेटिव तो जीरो से भी ज्यादा छोटा हो गया, तो यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी डाइपोल की जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, टॉर्क ऑन डाइपोल का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं थीटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, when इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर एट थीटा 180 डिग्री, जब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट में 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब जैसे हमने डाइपोल को कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो देन बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने डाइपोल को रखा हुआ है। तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो देन इनमें एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जब बच्चों ये 180 डिग्री के एंगल पे जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, देन बच्चों जो डाइपोल का जो फॉर्मूला है वो तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो माइनस पी कॉस थीटा है, तो माइनस पी कॉस थीटा होगा और ये माइनस पी कॉस थीटा की जगह में आ जाएगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पी इंटू ई हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों इस पोजीशन पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो बस इसे नॉलेज में रखिए बच्चों, ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो आपको बता देना 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगी जब इलेक्ट्रिक फील्डर ये डाइपोल मोमेंट में जब 180 डिग्री का एंगल होता है। कहाँ पे मिनिमम होती है तो बता देना, कहाँ पे मिनिमम होती है, 0 डिग्री पे मिनिमम होती है बस। और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो बता देना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे 0 होती है, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।